हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। इससे पहले कि क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाद। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे नाद कहते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है। रणमल्ल छंद श्रीधर की रचना है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। और जयमंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। अगला प्रश्न है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, यह विद्यापति की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? नहीं, जो नहीं है उसे आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जो हैं वह इसे अप्रामाणिक मानने वालों में शामिल नहीं है। इनके अतिरिक्त रामचंद्र शुक्ल, गौरीशंकर हिरानंद ओझा और डॉक्टर वुलक इसे अप्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। अगला प्रश्न है, रामबृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन कला की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम है। रामबृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन कला की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए है। कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और कीर्ति पताका, यह इसका इनकी रचनाओं का सही अनुक्रम है और ये रामबृक्ष बेनीपुरी के अनुसार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। पहले का चौथा है, राउलवेल जो है वह रूडा कवि की कृति है। खुमान रासो दलपति विजय की रचना है। चंदन बाला रास आस्कू की रचना है। और योगचर्या यह है डोम्भिपा की रचना। योगचर्या डोम्भिपा की रचना है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास से एकदम नहीं। इतिहास वे एकदम नहीं। तो यह किसने कहा है और पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में यह कहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार राइट आंसर ऑप्शन ए है, हम्मीर रासो में हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाएं हैं और लेखक हैं। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी है। इसके लिए विजय सेन सूरी यह रचना है। रेवंत गिरिरास इनकी रचना है विजय सेन सूरी की। नरपति नहल की रचना का नाम है विशल देवरासो। शालिभद्र सूरी की रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। और आसगू की रचना है चंदन बाला रास। अगला प्रश्न है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। जो सिद्धों में महामुद्रा शब्द प्रचलित था उसका अभिप्राय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, महामुद्रा का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। अगला प्रश्न है, रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। रचनाकाल के आधार पर इन रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। कुलई माला कथा, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो
वे साहित्यिक रचनाएं, 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो, इसका ऑप्शन सी सही है, जो पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं, जो पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं। घोर अंधारे चंद्रमणि जिमी उज्जो करई, परम महासुख एकहु कणे दूरिय अशेष हरई। उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किस किस से है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। सी में आता है पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा। महासुख महासुख का तत्सम रूप है। महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। ए का दूसरा है, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया कुड़िया छई। कण्हपा की यह पंक्ति है। काआ तरुवर पंच विडाल, यह पंक्ति है लुईपा की। कड़वा बोल न बोलिस नारी, यह पंक्ति है नरपति नाल की। और मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, यह पंक्ति है खुसरो की। अगला प्रश्न है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, यह विचार किसका है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी ने जो सिद्धों के द्वारा और जैन ग्रंथ थे, बौद्ध ग्रंथ थे, इनको साहित्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया था, इसे सांप्रदायिक शिक्षा कहा था उन्होंने। निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। यह पंक्तियां उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करनी हैं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। पंडिय सल सत बखाणियई, यह पंक्ति है सरहपा की। 9 लख पातरी आगे नाचे, यह पंक्ति है गोरखनाथ की। 12 बरस ले कुकर जीवे, यह पंक्ति है जगनिक की। और बज्जिन घोर निशान राज चौहान चौहू दिसी, यह पंक्ति है चंद्र बरदाई जी की। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? यह कथन उनका आदिकाल के किस प्रकरण में दिया गया है? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, प्रकरण 4 जो उनका है उसमें इसके बारे में उन्होंने कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये रचनाएं उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करनी है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्राकृत प्रकाश, यह रचना है वरुचि की। प्राकृत प्रकाश रचना है वरुचि की। श्रावकाचार्य रचना देवसेन की है। प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं जैनाचार्य मेरुतुंग। और कुमार पाल प्रतिबोध रचना है सोमप्रभ सूरी की। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वाश्रय काव्य के रचयिता हैं? शुक्ल जी ने द्वाश्रय काव्य के रचयिता कौन माने हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, हेमचंद्र। ऑप्शन बी हेमचंद्र इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं? शुक्ल जी के अनुसार खुसरो के बारे में सही बातें कौन सी हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है, पहला, दूसरा और चौथा। वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इनकी पहेलियाँ और मुकुरियाँ प्रसिद्ध
हैं। अगला प्रश्न है, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई छोई जाय सो बाह्य नाड़िया। इससे पहले भी यह पंक्ति आ चुकी है, तो यह काव्य पंक्ति किसकी है यह बताना है। राइट आंसर ऑप्शन बी है इसके लिए, कन्हप्पा की यह काव्य पंक्ति है। अगला प्रश्न है, गोरी सौवे सेज पर मुख पर डारे केस चल खुशरो घर आपने रैन भई चहुदेस। उपयुक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर यह दोहा अमीर खुसरो के द्वारा कहा गया है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या है, शुक्ल जी ने नाथों की संख्या कितनी मानी है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 9 मानी है। दब्ब साहब प्रयास यानी कि द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, माइल्ड धवल ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है, माइल्ड धवल ने। अगला प्रश्न है, अभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का है। यह कथन किस आलोचक का है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है कि अभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं। खुसरो के संबंध में कौन सी बातें इनमें से सही हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसके लिए। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह शुक्ल जी का कथन है। यह कथन कभी कथन के रूप में भी पूछा जाता है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। तो ये तीनों कथन सही हैं। खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी मानी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए है। यह कथन गलत है। पहला, दूसरा और तीसरा इसमें सही हैं। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं। खुसरो जी के बारे में सही कथन बताने हैं कौन से हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी है इसमें, दूसरा और तीसरा, यानी कि वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक हैं। चोटी के मतलब शीर्षस्थ यानी कि सबसे अच्छे कवियों में गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया। चंद्रबरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो रचना लिखी है उसमें मुख्य रूप से प्रयुक्त छंद बताना है। तो ऑप्शन सी है, मुख्य रूप से प्रयुक्त छंद उसमें कवित्त है। कवित्त छंद का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंदनबाला रास के रचयिता हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है, आसगू चंदनबाला रास के रचयिता है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। इन कवियों का सही अनुक्रम जन्म काल के अनुसार बताना है कि क्या है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, पहले, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। अगला है, निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीवन को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीवन को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, सिद्ध साहित्य में किया गया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हैं। शुक्ल जी ने चंद्रबरदाई को क्या माना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन जी है, दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर है कि हिंदी के प्रथम महाकवि मानते हैं चंद्रबरदाई को और व्याकरण में पारंगत मानते हैं। शुक्ल जी चंद्रबरदाई को हिंदी के प्रथम महाकवि मानते हैं और व्याकरण में पारंगत मानते हैं। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।